हेलो स्टूडेंट्स, बहुत से बच्चों का डाउट रहता है कि सर ये दिस कीवर्ड है क्या, ये कंस्ट्रक्टर के अंदर दिस कीवर्ड इस्तेमाल क्यों किया जाता है। या अगर कुछ लोग उसको यूज़ करना जानते भी हैं तो उन लोगों के पास डिटेल्ड नॉलेज नहीं होता है, बस ऊपर ऊपर वो लोग जानते हैं और इस्तेमाल कर देते हैं, प्रोग्राम करेक्ट हो जाता है। लेकिन एक्चुअली में इंटरनली दिस कीवर्ड कैसे काम करता है वो बहुत से लोगों को नहीं पता होता है। इसलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो बनाऊं ताकि मेरे हर स्टूडेंट को, खास करके जो 9th क्लास और 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं जो कंस्ट्रक्टर चैप्टर पढ़ रहे हैं या फिर पढ़ेंगे, उन लोगों को ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है बच्चों। लेकिन हाँ, ये वीडियो अगर आप लोग देख रहे हैं लेट करके, ठीक है, बिना नोटबुक के, बिना पेन के, तो फिर मेरा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बंद कीजिए, छोड़िए, कुछ और कीजिए, एंजॉय कीजिए। लेकिन आप लोगों की मनसा है नहीं मुझे समझना है एक कॉन्सेप्ट, तो फिर आप लोगों को फ्रेश माइंड के साथ अपने नोटबुक पेन के साथ बैठना होगा और हो सके तो वीडियो को पॉज करके फिर से वापस बैक जा करके फिर से उस पॉइंट को देख लीजिए जो कि मैं इसमें बताने वाला हूँ। और हो सके अगर पॉसिबल हो तो लैपटॉप में उसी समय प्रैक्टिस भी कर लीजिए उस कॉन्सेप्ट को, ताकि सेल्फ सेटिस्फेक्शन आ जाए कि हाँ, मैं जो सुन रहा हूँ वो सही है और सीख भी रहा हूँ साथ साथ। तो हो सकता है कि थोड़ा टाइम लगेगा, आधा घंटा, 1 घंटा या 1.5 घंटा, लेकिन मेरी बात मानिए, मैं गारंटी देता हूं कि आप लोगों को दिस कीवर्ड में फिर कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा और प्रोग्रामिंग में कभी भी आप लोग और स्ट्रगल फेस नहीं करेंगे, खास करके दिस कीवर्ड वाले कॉन्सेप्ट को लेकर के। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं द दिस कीवर्ड। दिस कीवर्ड के पहले हम लोग थोड़ा सा डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ के कॉन्सेप्ट को रिकैपिटुलेट करते हैं। ये डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ क्या होता है आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं भी पता होगा तो सुन लीजिए कि स्टैटिक और नॉन स्टैटिक वेरिएबल को डिक्लेयर करते समय इनिशियलाइज करना कंपलसरी नहीं है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, प्रोग्राम के अंदर डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ डिक्लेरेशन, प्रोग्राम के अंदर किस जगह में वेरिएबल को डिक्लेयर किया जा रहा है इसके हिसाब से वेरिएबल 3 प्रकार के होते हैं, स्टैटिक, नॉन स्टैटिक और लोकल। ठीक है, कैसे पता चलेगा सर? फिर से रिपीट कर देता हूं। अगर कोई भी वेरिएबल को डिक्लेयर मतलब उस वेरिएबल के साथ डेटा टाइप दिखाई देना चाहिए, तो उस वेरिएबल का डिक्लेरेशन कहलाता है। तो अगर किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर आप लोगों ने डायरेक्टली क्लास के ब्लॉक के अंदर किया लेकिन किसी मेथड के अंदर नहीं किया है, तो वो वेरिएबल या तो स्टैटिक होगा या तो नॉन स्टैटिक होगा। अब कैसे पता चलेगा कि स्टैटिक या नॉन स्टैटिक? तो स्टैटिक कीवर्ड अगर इस्तेमाल किया गया होगा वेरिएबल को डिक्लेयर करते समय तो वो स्टैटिक वेरिएबल है, और स्टैटिक कीवर्ड को अगर इस्तेमाल नहीं किया गया होगा तो वो नॉन स्टैटिक वेरिएबल है। इट इज एज सिंपल एज दैट। आया समझ में? और लोकल वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स हैं जिनका डिक्लेरेशन किसी मेथड के अंदर या किसी मेथड के पैरामीटर के थ्रू बोल सकते हैं, या पैरामीटर जैसा यूज होता है, डिक्लेयर किया जाता है, तो उसको भी हम लोग लोकल वेरिएबल्स कहेंगे। तो बहुत लोग कहते हैं कि मेथड के ब्लॉक के अंदर ही जो वेरिएबल्स डिक्लेयर होते हैं क्या वही लोकल वेरिएबल्स हैं? नहीं, मेथड्स के पैरामीटर में भी, मेथड का पैरामीटर जैसे मान लीजिए m1 मेथड है और इंट x अगर लिखा हुआ तो x भी वहां पे लोकल वेरिएबल है। तो इस हिसाब से वेरिएबल्स 3 प्रकार के होते हैं। यहां पे इस पॉइंट को ध्यान से अगर आप लोग पढ़ेंगे तो क्या लिखा हुआ है, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक वेरिएबल को इनिशियलाइज करना कंपलसरी नहीं है उनको डिक्लेयर करते समय, क्योंकि उनका इनिशियलाइजेशन अगर प्रोग्रामर नहीं करता है तो जेवीएम, जिसको कि जावा वर्चुअल मशीन कहा जाता है, जावा का इंटरप्रेटर भी कहा जाता है, जो कि बाइट कोड को एग्जीक्यूट करता है, वो जेवीएम सप्लाई कर देता है डिफॉल्ट वैल्यू से, लेकिन उस वेरिएबल के डेटा टाइप के अकॉर्डिंग। जिस प्रकार का डेटा टाइप होगा वेरिएबल का उसी हिसाब से जेवीएम डिफॉल्ट वैल्यू सप्लाई करेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इट इज कंपल्सरी टू इनिशियलाइज द लोकल वेरिएबल्स। अभी कुछ देर पहले ही समझाया, लोकल वेरिएबल्स मतलब वो वेरिएबल्स जो कि मेथड के ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर किए गए होंगे, तो उनको इनिशियलाइज करना कंपल्सरी है बिफोर यूजिंग देम। अब वेरिएबल को इस्तेमाल करना मतलब उसको प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल करना, या किसी कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल करना, या किसी दूसरे वेरिएबल में इनिशियलाइज करने के लिए इस्तेमाल करना, किसी भी तरीके से अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो उसको इस्तेमाल करने के पहले उसका डिक्लेयर होना जरूरी है। किसका डिक्लेयर होना जरूरी है? लोकल वेरिएबल का डिक्लेयर होना जरूरी है, और नहीं तो आप लोगों को कंपाइल टाइम एरर मिलेगा। क्या? ये वाला वेरिएबल, उस समय जो भी वेरिएबल का नाम रहेगा x y z माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड,
ठीक है, आप लोगों को यहाँ पे नोट करना होगा, जेवीएम लोकल वेरिएबल्स को डिफॉल्ट वैल्यू सप्लाई नहीं करता है। जेवीएम केवल स्टैटिक और नॉन स्टैटिक वेरिएबल को ही डिफॉल्ट वैल्यू सप्लाई करता है। कब? जब प्रोग्रामर उसको इनिशियलाइज नहीं करता है। अब ये जो मैं आप लोगों को यहाँ पे थ्योरेटिकल तरीके से समझाया, आइए ब्लूजे के मदद से समझाते हैं। देखिए, ध्यान से देखिए, एक क्लास क्रिएट कर लीजिए, ठीक है, कोई भी नाम दे दीजिए, क्योंकि अंदर में तो नाम जो मैं दूंगा वही रिफ्लेक्ट हो जाएगा बाहर। देखिए, PUBLIC पब्लिक क्लास, मान लीजिए क्लास का नाम है डेमो, ठीक है, और फिर उसके बाद PUBLIC पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन कैपिटल STRING स्ट्रिंग एरे स्पेस ARGS, और कंट्रोल शिफ्ट आई करके इंडेंट कर देते हैं। इसके अंदर एक लोकल वेरिएबल में क्रिएट करता हूँ इंट जेड, ये डिक्लेयर कर दिया और इसको छोड़ दीजिए। अभी ये मेथड का ब्लॉक क्लोज किया, ये क्लास का ब्लॉक क्लोज किया। अब मेथड के ब्लॉक के बाहर लेकिन क्लास के ब्लॉक के अंदर एक वेरिएबल मैं डिक्लेयर कर देता हूँ x, इंट x, और एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ इंट y, और चलिए इसको क्या बना देते हैं, स्टैटिक बना देते हैं। यही तो मैं कुछ देर पहले समझा रहा था आप लोगों को, क्या कि अगर कोई भी वेरिएबल का डिक्लेरेशन मेथड के ब्लॉक के बाहर अगर है और क्लास के ब्लॉक के अंदर है, तो वो या तो स्टैटिक होगा या तो नॉन स्टैटिक होगा। स्टैटिक कीवर्ड इस्तेमाल किया गया है तो स्टैटिक वेरिएबल है, अगर स्टैटिक कीवर्ड इस्तेमाल नहीं किया गया है तो वो नॉन स्टैटिक वेरिएबल है। जैसे कि यहाँ पे वेरिएबल x नॉन स्टैटिक है, यहाँ पे वेरिएबल y स्टैटिक है, और वेरिएबल z लोकल क्यों है? क्योंकि ये मेन मेथड के ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। अभी आइए समझते हैं, अगर system.out.println मतलब मैं अगर प्रिंट करना चाहूँगा किसके वैल्यू को, x के वैल्यू को, तो डायरेक्टली तो नहीं कर सकता हूँ, एरर आएगा, क्योंकि स्टैटिक मेथड के अंदर से नॉन स्टैटिक वेरिएबल को तो मैं वैसे भी एक्सेस नहीं कर सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या एरर आएगा, वेरिएबल क्या नॉन स्टैटिक वेरिएबल x कैनॉट बी रेफरेंस फ्रॉम ए स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट, इस तरह का कुछ एरर आएगा। कंट्रोल के ये देखिए, नॉन स्टैटिक वेरिएबल x कैनॉट बी रेफरेंस फ्रॉम ए स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पे मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, कौन से क्लास का, उसी क्लास का जिसका x मेंबर है। तो वेरिएबल x कौन से क्लास का मेंबर है, डेमो क्लास का मेंबर है। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दीजिए, कैसे, न्यू कीवर्ड से न्यू डेमो, और उसके बाद जो भी रेफरेंस आएगा उस रेफरेंस को मान लीजिए मैं स्टोर करना चाहता हूँ DOBJ में। तो DOBJ का टाइप क्या होना चाहिए, वही क्लास टाइप डेमो, ई कैपिटल हो गया, सॉरी, हाँ अभी ये सही हो गया। अब यहाँ पे x को मैं एसेस कर सकता हूँ DOBJ से। तो DOBJ है क्या, फिर से मैं आप लोगों को बता देता हूँ, DOBJ ऑब्जेक्ट रेफरेंस है। ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा उसका एड्रेस को स्टोर कर रहा होगा, और हम लोग नॉन स्टैटिक यानी कि ऑब्जेक्ट लेवल वेरिएबल को एसेस कर सकते हैं उस ऑब्जेक्ट से, ठीक है। अब एरर नहीं दिखेगा, ठीक है। अच्छा, y को तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे प्रिंट कर सकता हूँ, system.out.println, यहाँ पे डायरेक्टली मैं y लिख रहा हूँ, एरर नहीं आएगा। क्यों एरर नहीं आएगा, क्योंकि स्टैटिक मेथड है और स्टैटिक वेरिएबल है, तो डायरेक्टली बिना ऑब्जेक्ट के उसको एसेस किया जा सकता है। देखिए, नो सिंटैक्स एरर। यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए, वेरिएबल x को मैंने डिक्लेयर किया है लेकिन इनिशियलाइज नहीं किया है, वैल्यू सप्लाई नहीं किया है, और वेरिएबल y भी यहाँ पे डिक्लेयर्ड है लेकिन वैल्यू मैंने नहीं डाला हुआ है कहीं पे भी, यहाँ तक कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करते समय भी वैल्यू नहीं डाला जा रहा है। हालांकि डाल भी नहीं सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि कंस्ट्रक्टर मैंने डिफाइन ही नहीं किया है, तो कहीं पे भी वैल्यू दिख नहीं रहा है x और y का। लेकिन फिर भी जब मैं इसको कंपाइल करके और बैक जा करके राइट क्लिक करके मेन मेथड को कॉल करूंगा तो मुझे वैल्यूज दिखाई दे रहे हैं 0 और 0, यानी कि x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 0, ठीक है। सॉरी, फिर से चले जाते हैं वहाँ पे, हाँ ये देखिए, x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 0 वहाँ पे दिखा रहा था, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या लिखे थे, DOBJ.x और y। तो इसका मतलब क्या है कि अगर प्रोग्रामर अपने तरफ से अगर स्टैटिक और नॉन स्टैटिक वेरिएबल का वैल्यू नहीं देता है तो JVM रन टाइम में सप्लाई करता है, इससे प्रूफ हो गया, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे अगर आप लोकल वेरिएबल z को अगर प्रिंट करने की कोशिश करोगे, system.out.println, अगर यहाँ पे z को प्रिंट करने की कोशिश करोगे तो एरर आ जाएगा, वेरिएबल z माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड,
देखिए वेरिएबल z माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड, इसलिए कहा जाता है कि लोकल वेरिएबल को इस्तेमाल करने से पहले, यहाँ पे हम लोग देखिए z का इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे, उसको प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए इसका इनिशियलाइज करना प्रोग्रामर को कंपलसरी हो जाता है, अभी एरर नहीं आएगा। या मान लीजिए यहाँ पे 45 कोई भी इंटीजर वैल्यू दे सकते हैं, तो अभी आउटपुट क्या आएगा, x का वैल्यू तो है नहीं और ये नॉन स्टैटिक है, जेवीएम दिया 0, y स्टैटिक वेरिएबल, इसका भी वैल्यू नहीं, इसको भी जेवीएम देगा 0, और z का वैल्यू प्रोग्रामर ने क्या दिया 45, तो 0 0 45 इसका आउटपुट आना चाहिए। देखिए देखते हैं, मेन मेथड को कॉल करते हैं, ये देखिए 0 0 45 क्या आ रहा है 0 0 45। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट आप लोग फिर से वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए, और जब मैं अभी एग्जांपल दे करके समझाया फिर से थोड़ा सा रिलेट कीजिए, देखिए आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डिफॉल्ट वैल्यूज एज पर द डेटा टाइप ऑफ द वेरिएबल्स। अभी मैंने आप लोगों को बताया था प्रीवियस स्लाइड में कि अगर स्टैटिक और नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स को प्रोग्रामर इनिशियलाइज नहीं करता है तो जेवीएम रन टाइम में वैल्यूज यानी कि डिफॉल्ट वैल्यूज को सप्लाई करता है, प्रोवाइड करता है, लेकिन वेरिएबल के डेटा टाइप के अनुसार। अगर वेरिएबल का डेटा टाइप बाइट या शॉर्ट या इंट या फिर लॉन्ग है तो डिफॉल्ट वैल्यू जो जेवीएम सप्लाई करेगा वो होगा 0। अगर वेरिएबल का डेटा टाइप है फ्लोट या फिर डबल, आई एम सॉरी यहाँ पे एफ कैपिटल हो गया है, ये गलत है, एफ स्मॉल होगा, ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक यहाँ पे हो गया, एफ स्मॉल होगा। तो फ्लोट और डबल अगर डेटा टाइप है वेरिएबल का, ठीक है, तो जेवीएम सप्लाई करेगा 0.0। अगर वेरिएबल का डेटा टाइप बूलियन है तो जेवीएम सप्लाई करेगा डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स, ठीक है। अगर डेटा टाइप है कैर, यहाँ पे भी मैंने मिस्टेक कर दिया है थोड़ा सा प्रिंट करते समय, टाइप करते समय, यहाँ पे सी स्मॉल होगा, आप लोग ध्यान रखना, जावा इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। अगर एग्जामिनेशन में फ्लोट का एफ कैपिटल लिखोगे, ठीक है, अगर फ्लोट का एफ कैपिटल लिखोगे, कैर का सी कैपिटल लिखोगे, मार्क कट जाएगा, ठीक है, ये मिस्टेक आप लोग मत करना। तो यहाँ पे देखिए सिंगल कोट्स के अंदर मैंने /u 4 0 दिया है, 0 0 0 0, याद रखिए ये नल कैरेक्टर का यूनिकोड है। जब उसको प्रिंट करेंगे आउटपुट स्क्रीन में तो कुछ भी दिखेगा नहीं, ठीक है। बहुत लोग बहुत लोग सोचते हैं कि सिंगल कोट्स के अंदर /u 4 0 आउटपुट स्क्रीन में दिखेगा, नहीं, ये यूनिकोड है नल कैरेक्टर का, आउटपुट स्क्रीन में कुछ भी नहीं दिखेगा, ठीक है। अगर वेरिएबल का डेटा टाइप अगर स्ट्रिंग है या कोई भी नॉन प्रिमिटिव टाइप है, नॉन प्रिमिटिव टाइप के अंदर आप लोग को पता होगा, बेसिक तो आप लोग क्लियर करके ही ये वीडियो देख रहे होंगे। नॉन प्रिमिटिव टाइप में जावा का कोई भी क्लास, चाहे वो यूजर डिफाइंड है चाहे वो प्री डिफाइंड है, वो एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो जितने जावा में क्लासेस हैं, एरेज, इनम्स, इंटरफेसेस, ये सारे के सारे नॉन प्रिमिटिव टाइप हैं। तो इनका वैल्यू जो जेवीएम सप्लाई करता है वो हमेशा क्या होता है, नल होता है। ये चीज़ को मैं आप लोगों को प्रोग्रामिंग के माध्यम से दिखा देता हूं। देखिए तो मैं खाली नॉन स्टैटिक या स्टैटिक वेरिएबल ही पकड़ता हूं, नॉन स्टैटिक आप लोग खुद चेक कर लीजिएगा, ठीक है। इसको भी हटा देते हैं, देखिए अब, हाँ, तो स्टैटिक यहाँ पे मैं लिखता हूँ बाइट और वेरिएबल x1 दे देते हैं नाम, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी नहीं करते हैं ऐसे ही, STATIC स्टैटिक, बाइट के बाद कौन सा डेटा टाइप हम लोगों को पता है, शॉर्ट x2, ठीक है। फिर STATIC स्टैटिक इंट x3, फिर STATIC स्टैटिक LONG लॉन्ग x4, फिर STATIC स्टैटिक FLOAT, देखिए F स्मॉल लिखा हूँ मैं यहाँ पे, x5, फिर STATIC स्टैटिक DOUBLE डबल x6, ठीक है। STATIC स्टैटिक बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग फ्लोट डबल बूलियन BOOLEN, कैर पहले करते हैं CHAR, कैर x7, STATIC स्टैटिक BOOLEN बूलियन x8, ठीक है। अब यहाँ पर प्रिंट में कर देता हूँ किसको, x1 को, और इसको कॉपी कर लेते हैं। कितना टो है यहाँ पर, 1 8 8 ना, 2
2 के बाद 3 4 5 6 7 8 और एक दे देते हैं STATI से स्टैटिक, कैपिटल STRING स्ट्रिंग x9। और एक काम करते हैं, क्लास दे देते हैं STATI से स्टैटिक, यही क्लास दे देते हैं डेमो, DEMO। डेमो भी तो एक नॉन प्रिमिटिव टाइप है ना, और इसका नाम दे देते हैं x10। ठीक है, अच्छा तो x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 और x9 x10, x9 और ये हो गया x10। कंट्रोल के नो सिंटेक्स एरर। थोड़ा सा मैं कंट्रोल माइनस माइनस करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखो प्रोग्राम आप लोग, क्लास का नाम है डेमो, इसके अंदर कितने स्टैटिक वेरिएबल्स मैंने डिक्लेयर किए हैं 10, और सबका टाइप ये 8 का प्रिमिटिव है, बाइट्स और टेंट लॉन्ग फ्लोट डबल बुलियन कैर, और x9 का डेटा टाइप है स्ट्रिंग और x10 का डेटा टाइप है डेमो। ठीक है, स्ट्रिंग भी एक क्लास है, लेकिन ये कौन सा क्लास है? प्री डिफाइंड क्लास है, हम लोगों ने डिफाइन नहीं किया, पहले से जावा में मौजूद है। और डेमो क्लास तो अभी मैंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या आएगा। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग, ये 4 का आना चाहिए 0, फ्लोट और डबल का आना चाहिए 0.0 0.0, कैर का कुछ भी नहीं दिखेगा। ठीक है, और बुलियन का फॉल्स दिखेगा, स्ट्रिंग और डेमो का नल दिखना चाहिए। चलिए कंपाइल किया जाए, नो सिंटेक्स एरर, क्लोज, राइट क्लिक, मेन मेथड पे क्लिक करके, ये रहा आप लोगों का डिफॉल्ट वैल्यूज। ठीक है, ये देखिए, देखिए पहले आप लोगों ने क्या प्रिंट किया था, x1 का वैल्यू क्या आ रहा है, x1 का वैल्यू आ रहा है 0, x2 का वैल्यू 0, x3 का 0, x4 का 0। ठीक है, तो 0.0 0.0 देखिए नल कैरेक्टर है, फिर बुलियन का फॉल्स आया और स्ट्रिंग और डेमो का नल नल आया। तो इससे प्रूफ हो गया कि ये सारे के सारे डिफॉल्ट वैल्यूज हम लोगों ने तो नहीं दिए थे प्रोग्राम में, किसने दिया? जावा वर्चुअल मशीन यानी कि JVM ने दिया। कब दिया? रन टाइम में दिया। ठीक है, और क्यों दिया? क्योंकि प्रोग्रामर अपने तरफ से कोई भी वैल्यू को इनिशियलाइज नहीं किया था। आई होप कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए इसको बंद करते हैं और इसको भी बंद करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। द दिस कीवर्ड, अब समय आ चुका है कि द दिस कीवर्ड के ऊपर हम लोग चर्चा शुरू कर दें। द दिस कीवर्ड रिफर्स टू द रेफरेंस ऑफ द करेंट ऑब्जेक्ट। फिर से, दिस कीवर्ड करंट ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को रिफर करता है। रिफर करने का मतलब क्या है? स्टोर करता है। ठीक है, करंट ऑब्जेक्ट क्या है? जिस ऑब्जेक्ट के वजह से कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ये आगे चल करके मैं और भी ज़्यादा क्लैरिटी के साथ इस चीज़ को बोलूँगा, लेकिन अभी अपने दिमाग में रखो, करंट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? जिस ऑब्जेक्ट के क्रिएशन के वजह से कंस्ट्रक्टर इन्वोक या फिर कह सकते हैं कॉल हुआ है। ठीक है, इसलिए इसका दूसरा डेफिनेशन क्या है? द दिस कीवर्ड होल्ड्स द रेफरेंस ऑफ द करंट ऑब्जेक्ट। दिस कीवर्ड करंट ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को होल्ड करता है। ठीक है, करंट ऑब्जेक्ट मतलब, फिर से रिपीट करता हूं, करंट ऑब्जेक्ट मतलब वो ऑब्जेक्ट जिसके क्रिएशन के वजह से कंस्ट्रक्टर इन्वोक हुआ है। करंट ऑब्जेक्ट इज दैट ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ द क्रिएशन ऑफ विच द कंस्ट्रक्टर गेट्स इन्वोक्ड। ठीक है, अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा ये रेफरेंस क्या है, करंट ऑब्जेक्ट क्या है, जो कि मैं समझा चुका हूं। ठीक है, लेकिन फिर भी आगे और अच्छे से समझाऊंगा। हाँ, देखिए एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है, आप लोग देखिए क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को। सबसे पहला लाइन है क्लास डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। ये क्लास का ब्लॉक है, यहाँ पे एंड हो रहा है। ये दो नॉन स्टैटिक वेरिएबल हैं, वेरिएबल x और वेरिएबल y, और ये क्लियरली पता चल रहा है कि कंस्ट्रक्टर है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को उस वीडियो में मैंने बताया था कि कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास के नेम से सेम होगा, और ये कौन सा प्रकार का कंस्ट्रक्टर है? इट इज़ अ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसके दो पैरामीटर्स हैं, x और y। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? x इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू y। मेन मेथड का ये ब्लॉक है जिसके अंदर 3 स्टेटमेंट्स लिखे हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, और चूंकि ये कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज्ड है तो आप लोगों को पता होगा कि
उसके पैरामीटर्स के लिए वैल्यू पास करना ही पड़ेगा। 10 चला जाएगा x में और 20 चला जाएगा y में, और फिर उसके बाद 2 लाइन मैंने प्रिंट किया x और y के वैल्यू को प्रिंट करने के लिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जब मेन मेथड एग्जीक्यूट होता है तो सबसे पहला न्यू कीवर्ड एग्जीक्यूट हुआ। न्यू कीवर्ड एग्जीक्यूट हुआ तो हीप मेमोरी एरिया में एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। किसके वजह से? ये इस न्यू कीवर्ड के वजह से। इस न्यू कीवर्ड की वजह से हीप एरिया में एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। ठीक है, और ऑब्जेक्ट जैसे ही क्रिएट हुआ उस क्लास में कितने नॉन स्टैटिक वेरिएबल हैं? 2 x और y। ये x और y को इसीलिए ऑब्जेक्ट लेवल वेरिएबल भी कहा जाता है। ठीक है, x और y उसके अंदर क्रिएट हो गए। अब यहाँ पे ये 10 चला गया x के अंदर, y चला गया, सॉरी 10 चला गया x के अंदर, 20 चला गया y के अंदर, और x आप लोग समझ रहे होंगे x मतलब जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, लेफ्ट साइड इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड में जो वेरिएबल है उसको नॉन स्टैटिक वेरिएबल समझना चाहिए, और इज इक्वल टू के राइट साइड में जो वेरिएबल है उसको लोकल वेरिएबल यानी कि ये पैरामीटर समझना चाहिए। तो आप लोगों के हिसाब से आप लोग सोच रहे होंगे कि लेफ्ट साइड का वेरिएबल x ये ऊपर वाला है यानी कि नॉन स्टैटिक वेरिएबल x है। ठीक है, ये जो वेरिएबल x आप लोग देख रहे हो ये वाला, ये क्या आप लोग सोच रहे हो? इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड वाला ये ऊपर वाला वेरिएबल x है, और राइट साइड वाला जो x है आप लोग सोच रहे होगे कि ये वाला x है। तो ये जो वैल्यू 10 गया x में और ये फिर इसके अंदर चला गया तो यहाँ पे x के अंदर 10 वैल्यू आ गया। फिर यहाँ पे देखिए ये 20 गया y के अंदर, y इसके अंदर चला गया तो आप लोग को लगा कि y के अंदर 20 आ गया। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या सोचा कि ये न्यू कीवर्ड की वजह से एक ऑब्जेक्ट तैयार हुआ हीप मेमोरी एरिया में, और 10 20 आपने पास किया तो x के अंदर 10 चला गया, y के अंदर 20 चला गया। ठीक है, और हर एक ऑब्जेक्ट का रेफरेंस होता है, जिस तरह से यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है 1010। ठीक है, और आप लोगों ने यहाँ पे देखिए ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद किसके अंदर स्टोर किया? डीओबीजे के अंदर वो रेफरेंस आ गया 1010, तो जिसके वजह से डीओबीजे इसको पॉइंट करना स्टार्ट कर दिया। तो आप लोगों ने जब लिखा डीओबीजे.x तो आप लोगों के हिसाब से आउटपुट क्या आना चाहिए? 10, और डीओबीजे.y तो आउटपुट क्या आना चाहिए? 20। लेकिन आउटपुट यहाँ पे 10 20 नहीं आएगा, आउटपुट यहाँ पे 0 और 0 आएगा। देखिए, देख लेते हैं एक बार ब्लूजे में। देखिए PUBLIC, थोड़ा फॉन्ट साइज बड़ा कर देते हैं, पब्लिक क्लास डेमो। ठीक है, इंट x और इंट y, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर देते हैं, इंट x कॉमा इंट y, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ x इज इक्वल टू x। ठीक है, x इज इक्वल टू x और y इज इक्वल टू y। थोड़ा फॉन्ट साइज और कम कर देते हैं। फिर PUBLIC पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन कैपिटल STRING स्ट्रिंग एरे स्पेस ARGS, और यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। ठीक है, न्यू डेमो। लेकिन ये खाली तो छोड़ नहीं सकता मैं इस जगह को, ये जो जगह है इसको खाली तो छोड़ नहीं सकता हूँ, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्रिएट करते समय क्या होता है? मेथड कंस्ट्रक्टर इन्वोक होता है। यहाँ पे पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, इसलिए मेरे को 2 वैल्यू पास करना पड़ेगा। मान लीजिए मैं पास कर रहा हूँ 10 और 20। ठीक है, और जो भी इसका रेफरेंस होगा वो रेफरेंस को मैं स्टोर करूँगा DOBJ में। तो DOBJ का डेटा टाइप डेमो होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा? प्रिंट करूँगा system.out.println, system.out.println क्या? DOBJ.x, और इसको कॉपी कर लेते हैं, और DOBJ.y, क्योंकि आप लोग x और y को वैसे भी डायरेक्टली एसेस नहीं कर सकते हो, आप लोग को पता होगा, क्योंकि x और y यहाँ पे नॉन स्टैटिक है, और मेथड कौन सा है? स्टैटिक। ऑब्जेक्ट तो क्रिएट करना ही पड़ेगा, सॉरी ई कैपिटल हो गया है, ऑब्जेक्ट तो क्रिएट करना ही पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, तो देखते हैं। यहाँ पे हम लोगों को लग रहा होगा कि एक यहाँ पे आएगा 10 20, लेकिन 10 20 नहीं आएगा। क्या आएगा? 0 और 0 आएगा। क्या आएगा? 0 0 आएगा। देखिए 0 0 आया। क्या आउटपुट आया? 0 0 आया। ठीक है,
तो क्यों 0 0 आया, आइए समझते हैं। क्योंकि हम लोगों का ये समझना ही भूल था, ये पार्ट में एक्चुअली थोड़ा सा कंफ्यूजन, ये वाले पार्ट में। यहाँ पे हाँ एकदम सही है, 10 गया x में करेक्ट, 20 गया y में करेक्ट। लेकिन ये चीज़ जो हम लोग समझ रहे हैं कि इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड वाला नॉन स्टैटिक वेरिएबल और इज इक्वल टू के राइट साइड वाला ये पैरामीटर है, यही हमारी भूल है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए सेम चीज मैंने यहां पे बताया, तो स्टैक मेमोरी एरिया और हीप मेमोरी एरिया, याद रखिए हीप मेमोरी एरिया में ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते हैं और स्टैक मेमोरी एरिया में लोकल वेरिएबल्स क्रिएट होते हैं। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, नॉन स्टैटिक वेरिएबल कहां क्रिएट होंगे, ऑब्जेक्ट के अंदर, और ऑब्जेक्ट कहां पे क्रिएट होगा, हीप मेमोरी एरिया में। तो यानी कि एक्स और वाई कब क्रिएट होंगे, जब ऑब्जेक्ट रन टाइम में क्रिएट होगा। ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा मतलब मेमोरी में एक जगह कैप्चर होगा, उसके अंदर एक्स और वाई क्रिएट होंगे। और यहाँ पे लोकल वेरिएबल्स क्या क्या हैं, डी ओबीजे एक लोकल वेरिएबल है। ठीक है, उस तरह से एआरजेएस भी, लेकिन अभी मतलब नहीं है उससे। तो ये डी ओबीजे क्या है, भले ही रेफरेंस वेरिएबल है लेकिन है तो लोकल, क्योंकि इसका जो डिक्लेरेशन है डेमो डी ओबीजे, डेमो डेटा टाइप है, डी ओबीजे वेरिएबल का नाम है। ये कहाँ डिक्लेयर हुआ है, मेथड के ब्लॉक के अंदर, तो ये लोकल हो गया, इसलिए ये स्टैक मेमोरी एरिया में क्रिएट होगा। लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट, न्यू कीवर्ड की वजह से जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो एक्स वाई क्रिएट होंगे वो हीप एरिया में क्रिएट होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मेन मेथड में हमने क्या लिखा, न्यू डेमो, तो क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। देखिए फिर 10 चला गया कहाँ पे, एक्स में, और 20 चला गया वाई में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं बताया था ना कि x इज इक्वल टू एक्स का मतलब ये वाला x इज इक्वल टू नहीं, x इज इक्वल टू एक्स मतलब यहाँ पे लेफ्ट साइड का जो x है वो ये वाला x है, और राइट साइड का जो x है वो भी यही वाला x है। यानी कि यहाँ पे यही पैरामीटर खुद को री इनिशियलाइज कर दे रहा है, उसी x के अंदर उस वही वाला वैल्यू चला जा रहा है। कहीं पे भी ये दोनों वेरिएबल्स इनिशियलाइज हो ही नहीं रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जावा जेवीएम किसको प्रायोरिटी देता है, जेवीएम प्रायोरिटी देता है लोकल वेरिएबल्स को। ये भी x है, पैरामीटर भी x है, लेकिन इसके ब्लॉक के अंदर ज्यादा अधिकार किसका है, x किसको समझा जाएगा, इसी को समझा जाएगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। पहले मैंने क्या बताया था आप लोगों को, इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड जो वेरिएबल है उसको आप लोग नॉन स्टैटिक वेरिएबल समझना, यानी कि ऊपर वाले वेरिएबल्स, और राइट साइड में क्या समझना, पैरामीटर। लेकिन अभी इस केस में ये दोनों का नाम सेम होने के वजह से ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे लागू नहीं हो रहा है। यहाँ पर लेफ्ट साइड में भी यही पैरामीटर x है और राइट साइड में भी यही पैरामीटर x है। ठीक है, तो हम लोगों को ऐसा फील हुआ था कि ऊपर वाला x और y, यानी कि ये वाला x और y इनिशियलाइज होगा, लेकिन यही लोकल वेरिएबल से इनिशियलाइज हो गए। ठीक है, ये देखिए ये वाला x कौन सा है, आप लोग पूछ रहे हो ये वाला x कौन सा है, ये वाला पैरामीटर, ये जो देख रहे हो ना इंट x इंट y, यही ये लोकल वेरिएबल हो गया। ठीक है, तो लोकल वेरिएबल कहाँ पे क्रिएट होते हैं, स्टैक मेमोरी एरिया में। ठीक है, उसी तरह से y के अंदर 10, तो ये जो वैल्यूज हैं 10 और 20 ये x और y के अंदर री इनिशियलाइज हो गए, यानी कि 10 हट करके फिर से 10 आ गया यहीं पे, और यहाँ पे y के अंदर गलती से मैंने 10 लिख दिया, यहाँ पे 20 होगा, सॉरी, के अंदर 20 आ जाएगा। ठीक है, तो 1010 कहाँ पे स्टोर मैंने किया, डी ओबीजे में, और डी ओबीजे इसको पॉइंट कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हुआ 0 और 0। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे ये 10 नहीं होगा, ये 20 होगा। ठीक है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया था, आई एम सॉरी। यहाँ पे 10, यहाँ पे 20। तो ये देखिए ये x इज इक्वल टू एक्स मतलब इसी के अंदर 10 था, फिर से इसी के अंदर 10 चला गया, इसके अंदर गया ही नहीं। y इज इक्वल टू वाई मतलब इसी लोकल वेरिएबल y के अंदर फिर से 10 चला गया, इस y के अंदर गया ही नहीं। तो अगर x और y के अंदर वैल्यू गया ही नहीं, तो मैंने क्या बताया था कुछ देर पहले, जेवीएम डिफॉल्ट वैल्यू सप्लाई कर देगा, इसलिए यहाँ पे 0 और 0 आ गया, किसके वजह से, जेवीएम की वजह से। इसलिए अभी हम लोग कुछ देर पहले जो जावा प्रोग्राम आप लोगों को दिखा रहा था आउटपुट स्क्रीन में, उसका आउटपुट वहाँ पे 0 0 आया था। तो इस प्रॉब्लम, ये जो प्रॉब्लम है जो अभी हम लोग फेस किए, हम लोगों को लगा कि 10 20 प्रिंट हो जाएगा, लेकिन 0 0 प्रिंट हुआ। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दिस कीवर्ड इस्तेमाल किया जाता है। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में आप लोगों को पता चलेगा। जैसे यहाँ पर देखिए वही सेम क्लास है, सब कुछ सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। बस क्या किया मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के बॉडी के अंदर लेफ्ट साइड में सिर्फ x नहीं लिख करके दिस डॉट x लिख दिया, लेफ्ट साइड में सिर्फ y नहीं लिख करके दिस डॉट y लिख दिया।
तो कंपाइलर और जेवीएम को पता चल गया कि दिस डॉट एक्स मतलब ये वाला एक्स नहीं, ये वाला एक्स। जब जेवीएम ने देखा दिस डॉट वाई तो जेवीएम को पता चल गया ये वाला वाई नहीं, ये वाला वाई। आया समझ में? अब जेवीएम को पता चलेगा हाँ भैया कि लेफ्ट साइड में दिस डॉट एक्स का मतलब हो गया ऑब्जेक्ट के अंदर जो एक्स है, और यहां पे राइट साइड में सिर्फ एक्स का मतलब हो गया इस कंस्ट्रक्टर का पैरामीटर एक्स। आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो ये जो नेमिंग एम्बिग्युइटी हुआ, नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स और कंस्ट्रक्टर का पैरामीटर दोनों का नाम सेम होने के वजह से एक्स एक्स वाई वाई, ये सेम होने के वजह से ये नेमिंग एम्बिग्युइटी इशू आ रहा था। इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए दिस कीवर्ड का निर्माण किया गया। आया समझ में आप लोगों को? ठीक है, तो अभी देखिए मेमोरी लेवल डायग्राम। स्टैक मेमोरी एरिया, जहां पे क्या क्रिएट होते हैं, लोकल वेरिएबल्स क्रिएट होंगे, यानी कि डीओबीजे क्रिएट होगा। और हीप मेमोरी एरिया का मतलब क्या, ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। तो सबसे पहले ये न्यू कीवर्ड के वजह से क्या हुआ, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। ठीक है, 10 चला गया कहां पे, एक्स के अंदर, 20 चला गया कहां पे, वाई के अंदर। तो दिस डॉट एक्स का मतलब 10 और दिस डॉट वाई का मतलब 20। तो एक्स के अंदर 10 और वाई के अंदर 20। ये जो आप लोगों को एक्स और वाई दिख रहा है, ये एक्स और ये वाई कौन सा है, ये वाला एक्स और वाई। इसलिए मैंने देखिए स्टैक मेमोरी एरिया इस जगह में मैंने इसको लिखा है। ठीक है, और ये वाला एक्स और वाई कहां पे क्रिएट हुआ, ऑब्जेक्ट के अंदर। इसलिए कहा जाता है नॉन स्टैटिक वेरिएबल को ऑब्जेक्ट लेवल वेरिएबल। ठीक है, अभी दिस कीवर्ड, ये जो ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है, कौन से ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है, करंट ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है। करंट ऑब्जेक्ट मतलब जिसके वजह से, जिस ऑब्जेक्ट के क्रिएट करने के वजह से, क्रिएशन के वजह से कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। ठीक है, तो उसके बाद फिर दिस इसको पॉइंट किया, इसलिए दिस डॉट एक्स मतलब ये वाला एक्स। यहां पे लिखा है ना दिस डॉट एक्स, तो दिस डॉट एक्स, दिस डॉट वाई। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो दिस कीवर्ड कर क्या रहा है, दिस कीवर्ड अगर एक तरह से देखा जाए तो एक वेरिएबल का काम कर रहा है। अब कंफ्यूज मत हो जाना सर ये वेरिएबल या कीवर्ड, कीवर्ड ही है लेकिन काम कैसा कर रहा है, वेरिएबल के जैसा। वो कर क्या रहा है, ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को होल्ड कर रहा है कुछ देर के लिए। कितने देर के लिए, जब तक कि ये इनिशियलाइजेशन वाला काम खत्म नहीं हो जाता है। और कौन से ऑब्जेक्ट का रेफरेंस को ये होल्ड करेगा, जिसके क्रिएशन के वजह से कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ होगा। मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूं, करंट ऑब्जेक्ट का मतलब वो ऑब्जेक्ट जिसके क्रिएशन के वजह से वो कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है। ठीक है, अच्छा, तो वही सेम रेफरेंस देखिए डी ओबीजे में भी आ गया, क्योंकि यहां पे लिखा है ना आप लोगों ने इज इक्वल टू डी ओबीजे इज इक्वल टू, तो डी ओबीजे उसको पॉइंट किया। इसलिए यहां पे आप लोग क्या लिख रहे हो प्रिंट करते समय, डी ओबीजे डॉट एक्स। यहां पे आप लोग दिस डॉट एक्स नहीं लिख सकते हो, ठीक है, अलाउड नहीं है। इसलिए डी ओबीजे तो क्रिएट किया आप लोग, और यहां पे डी ओबीजे डॉट वाई आप लिखें, क्योंकि डी ओबीजे के अंदर वही रेफरेंस है। ठीक है, दिस के अंदर यह रेफरेंस कहां से आ गया, ऑटोमेटिकली सिस्टम जेवीएम के वजह से आप कह सकते हैं। हाँ, जावा के अंदर इनबिल्ट ये है क्राइटेरिया, ये फीचर है कि करंट ऑब्जेक्ट जब क्रिएट होगा, कंस्ट्रक्टर इन्वोक होगा, तो उसमें दिस कीवर्ड के अंदर वो ऑब्जेक्ट का रेफरेंस आ जाएगा। लेकिन डी ओबीजे के अंदर 1010 कहाँ क्यों आया, क्योंकि आपने यहाँ पे डाला, इनिशियलाइज किया। तो मेन मेथड के अंदर अगर एक्स और वाई, यानी कि उस ऑब्जेक्ट के एक्स और वाई को एसेस करना है, तो डी ओबीजे डॉट एक्स लिखना पड़ेगा, डी ओबीजे डॉट वाई लिखना पड़ेगा। और कंस्ट्रक्टर के अंदर अगर उसी एक्स और उसी वाई को अगर एसेस करना है, तो यहाँ पे डी ओबीजे डॉट एक्स नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि डी ओबीजे तो मेन मेथड का लोकल वेरिएबल है। इस लोकल वेरिएबल को आप लोग इस पैरामीटर के अंदर कहाँ से इस्तेमाल कर पाएंगे, इसलिए यहाँ पे दिस डॉट एक्स लिखा जा रहा है। बहुत से बच्चे पूछते हैं कि सर जब डी ओबीजे में रेफरेंस 1010 है, तो यहाँ पे हम लोग डी ओबीजे डॉट एक्स भी तो लिख सकते हैं। नहीं, डी ओबीजे इसका लोकल वेरिएबल है, इसलिए डी ओबीजे का इस्तेमाल आप लोग सिर्फ मेन मेथड के अंदर ही कर सकते हो, मेन मेथड के बाहर नहीं कर सकते। इस वजह से यहाँ पे बाहर डी ओबीजे को यूज भी नहीं कर सकते हैं, और हम लोग इस ऑब्जेक्ट के एक्स को एसेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक फीचर निकला, दिस कीवर्ड आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए आप लोगों ने जो अपने नोटबुक में लिखा होगा, पहला स्लाइड में या दूसरे तीसरे स्लाइड में मैंने डेफिनेशन आप लोगों को बताया था, द दिस कीवर्ड refers to the reference of the current object। याद कीजिए, दिस कीवर्ड करंट ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को होल्ड करता है। आया समझ में? ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो दिस कीवर्ड क्यों यूज होता है, नेमिंग एम्बिग्युइटी को हटाने के लिए, अगर दोनों नाम सेम हो जाता। अगर हाँ यहाँ पे आप लोग ए और बी लिखते तब दिस कीवर्ड यूज करने का जरूरत नहीं था।
हालांकि तब भी यूज़ करते चलता, लेकिन ज़रूरत नहीं था। लेकिन जब नाम दोनों सेम हो जाता है, नॉन स्टैटिक वेरिएबल और कंस्ट्रक्टर का पैरामीटर, तो फिर दिस कीवर्ड इस्तेमाल करना पड़ता है। आया समझ में? ठीक है। अच्छा, वो आप लोगों को दिखा देता हूँ। दिस कीवर्ड अगर इस्तेमाल करेंगे तो हम लोगों का 0 0 नहीं आएगा, वो दिखा देना चाहिए मुझे। चलिए देख लेते हैं। तो इसके अंदर कुछ नहीं करूँगा, बस ये देखिए, फिर से दिखा देता हूँ। कंपाइल, अभी दिस कीवर्ड इस्तेमाल नहीं किया हूँ, तो आउटपुट क्या आ रहा था? आउटपुट क्या आ रहा था? 0,0। देखिए 0,0। अभी मैं क्या करूँगा? कुछ नहीं करूँगा, सिर्फ इसके पहले THIS दिस डॉट एक्स लिख दूंगा और y के पहले क्या लिख दूंगा? THIS दिस डॉट वाई। कंट्रोल के नो सिंटेक्स एरर, देखिए आ गया ना 1020। तो दिस कीवर्ड का काम क्या है? नेमिंग एम्बिग्युइटी को हटाना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द दिस कीवर्ड एग्जाम्पल, इसके प्रीवियस एग्जाम्पल और इस एग्जाम्पल में क्या डिफरेंस है? वहाँ पे सिर्फ एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा था, यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। यहाँ पे ध्यान से देखिए, वही क्लास है, वही नॉन स्टैटिक वेरिएबल है, वही कंस्ट्रक्टर है, वही दिस कीवर्ड इस्तेमाल किया गया है, बस मेन मेथड के अंदर में एक्स्ट्रा 3 लाइन मैंने ऐड किए हैं। क्या किया है? एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जिसका रेफरेंस DOBJ2 में, पहला वाले ऑब्जेक्ट का रेफरेंस DOBJ1 में स्टोर किया, दूसरे वाले ऑब्जेक्ट का रेफरेंस DOBJ2 में स्टोर किया है, और पहला वाला ऑब्जेक्ट क्रिएट करते समय वैल्यूज 10 और 20 पास किया है। तो ये 10 जाएगा x के अंदर, 20 जाएगा y के अंदर, और फिर दिस डॉट x मतलब ये वाले ऑब्जेक्ट का रेफरेंस दिस में स्टोर होगा उस समय, ये दूसरे वाले ऑब्जेक्ट का नहीं, क्योंकि उस समय करंट ऑब्जेक्ट कौन सा है? ये वाला करंट ऑब्जेक्ट होगा। फिर वो जब 10 और 20 इस ऑब्जेक्ट के x और y में इनिशियलाइज हो जाएगा और प्रिंट हो जाएगा, फिर ये दूसरा ऑब्जेक्ट जब क्रिएट होगा तो 45 जाएगा x के अंदर, 55 जाएगा y के अंदर, तो उस समय दिस डॉट x का मतलब ये वाले ऑब्जेक्ट का x नहीं होगा, ये नीचे वाले ऑब्जेक्ट का x होगा। आइए मेमोरी लेवल में समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये प्रोग्राम आप लोग एक काम कीजिए, वीडियो को पॉज करके पहले कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, देखिए, क्लिक हियर टू सी द मेमोरी डायग्राम। ये देखिए, हाँ, ये देखिए, ये प्रोग्राम देखिए और यहां पे इस मेमोरी को देखिए। यहां पे आप लोग देखिए, क्यों ऐसा हो रहा है? 1 मिनट। हाँ, ठीक है। देखिए, मेन मेथड के अंदर सबसे पहला ऑब्जेक्ट जो क्रिएट हो, जो मैं बोल रहा हूं उसी हिसाब से देखिए। पहले प्रोग्राम को देखिए। प्रोग्राम के अंदर मेन मेथड के अंदर जो पहला लाइन है उसमें क्या लिखा है? एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, तो यहां पे हीप एरिया में देखिए, इस फिगर को देखिए जो राइट साइड में, हीप एरिया में एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। ठीक है, उसके अंदर x और y क्रिएट हुआ, और ये जो प्रोग्राम को देखिए 10 और 20 गया, तो दिस डॉट एक्स मतलब देखिए दिस के अंदर पहले क्या, नीचे देखिए यहाँ पे राइट साइड में नीचे देखिए, दिस के अंदर क्या था? 1010। उस समय दिस किसको पॉइंट कर रहा था? पहले वाले ऑब्जेक्ट को। तो दिस डॉट एक्स मतलब पहला वाला ऑब्जेक्ट का x, और दिस डॉट वाई मतलब पहले वाले ऑब्जेक्ट का y, क्योंकि पहला वाला ऑब्जेक्ट जब क्रिएट हो रहा है तो उस समय वही ऑब्जेक्ट को करंट ऑब्जेक्ट समझा जाएगा। ठीक है, तो जब आप लोग यहाँ पे प्रिंट किए उसका x और y का वैल्यू, तो क्या दिखाएगा? 1020 दिखाएगा। लेकिन फिर आप लोग जब दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, प्रोग्राम को देखिए, डेमो DOBJ2, ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्ट जब क्रिएट किए तो क्या वैल्यू पास कर रहे हैं? 45 और 55। 45 गया पैरामीटर x के अंदर, 55 गया पैरामीटर y के अंदर, तो उस समय दिस डॉट x का मतलब क्या है? उस समय 1010 हट करके 2020 आ गया। जैसे ही 2020 आया, दिस पहले वाले ऑब्जेक्ट को पॉइंट करना छोड़ करके दूसरे वाले ऑब्जेक्ट को पॉइंट करना स्टार्ट कर दिया। तो दिस डॉट एक्स का मतलब इस समय दूसरा वाला ऑब्जेक्ट का x हुआ, और दिस डॉट वाई का मतलब इस समय दूसरे वाले ऑब्जेक्ट का y हुआ, यानी कि x के अंदर 45, y के अंदर 55 चला गया। अब जब आप उसको प्रिंट कर रहे हो यहाँ पे, DOBJ2.x, तो क्या आउटपुट आएगा? 45। DOBJ2.y तो क्या आउटपुट आएगा? 55। ठीक है, आइए करके देख लेते हैं इसको। सेम है प्रोग्राम, बस क्या करना है, यहाँ पे DOBJ1 लिखना है, DOBJ1 लिखना है, और DOBJ1, और इसको कॉपी करके एक बार पेस्ट कर देना है। ठीक है, और यहाँ पे DOBJ2, 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 कंट्रोल के नो सिंटेक्स एरर।
आया समझ में? तो ये जो DOBJ1.x का मतलब क्या हुआ, इस ऑब्जेक्ट का x, उसके अंदर क्या क्या वैल्यू है, 1020 गया है, क्योंकि आपने यहाँ पे दिस, अगर हाँ और एक चीज़ अगर कोई बोलेगा सर अभी दिस की वर्ड अगर हटा देंगे तो क्या आउटपुट आएगा, 0000, क्योंकि ये नॉन स्टैटिक वेरिएबल x और y इनिशियलाइज होगा ही नहीं। ठीक है, अभी क्या आउटपुट आने वाला है, दिस की वर्ड इस्तेमाल हुआ है, क्या आउटपुट आने वाला है 1020 और यहाँ पे 45,55 डाल देते हैं। ठीक है, देखते हैं एक्सपेक्टेड कंट्रोल के, नो सिंटेक्स एरर, क्लोज, राइट क्लिक, मेन मेथड, ओके। देखिए यहाँ पे 1020 45 और 55 आ गया, आया समझ में? ठीक है, तो यूज क्या है दिस कीवर्ड का, द दिस कीवर्ड इज यूज टू रिजॉल्व द नेमिंग एम्बिग्विटी, एम्बिग्विटी मतलब कंफ्यूजन, ये जो कंफ्यूजन वाला इशू था नॉन स्टैटिक वेरिएबल और कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर के बीच में, इस चीज को रिजॉल्व करने के लिए दिस कीवर्ड निकला। कोई बोलेगा, हम लोग बोल सकते हैं कि सर नाम डिफरेंट यूज कर सकते हैं, लेकिन बाई चांस कभी कभी ऐसा रिक्वायरमेंट आ जाए कि नाम वही रहना चाहिए, नाम चेंज नहीं करने का मन कर रहा हो या नहीं चेंज करना, कंफ्यूजन हो रहा, नाम सेम ही रखना पड़े, तो उस समय हम लोग दिस कीवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, that is if the non-static variables and the parameters of the constructor are declared with the same names, then the this keyword is used to distinguish between the non-static variables and parameters of the constructor। समझ में आया ना? मतलब अगर कंस्ट्रक्टर का पैरामीटर और नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स का नाम अगर सेम है, जैसे हम लोग देख रहे थे x और y, नॉन स्टैटिक वेरिएबल भी था, कंस्ट्रक्टर के हेड पार्ट में पैरेंथेसिस के अंदर भी इंट x, इंट y लिखे थे, तो दोनों के बीच में कंफ्यूजन हो गया था। तो नॉन स्टैटिक वेरिएबल को डिस्टिंग्विश करने के लिए कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर से हम लोग क्या इस्तेमाल किए, दिस कीवर्ड, दिस डॉट एक्स लिखे, दिस डॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स, दिस डॉट वाई इज इक्वल टू वाई। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये कॉन्सेप्ट, बहुत अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, एक बार प्रोग्राम लिखिए जिसमें दिस कीवर्ड इस्तेमाल नहीं कीजिए, देखिए 00 आएगा, वही प्रोग्राम में दिस कीवर्ड डाल दीजिए, देखिए आप लोगों का डिजायर्ड आउटपुट आएगा। तो प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। ठीक है।